नमस्कार। सॉफ्ट स्किल में आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के बारे में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल कार्यालय के लिए या किसी कंपनी में काम करने के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये पूरी लाइफ की एक सॉफ्ट स्किल है जो हमें इस तरह के ज़रूरत पड़ती है लाइफ में कि हम अपने टाइम को मैनेज करें। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में एक फ़िक्स टाइम है, उससे ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है। पर दिक्कत ये है कि ये जो फिक्स टाइम है ये पता नहीं है कि ये कितना टाइम है। तो आदमी जब देखता है कि रोज़ सुबह हो रही है, रोज़ वह उठ गया है, रोज़ शाम को सो जा रहा है, तो उनको लगता है कि ये इन्फिनिट है, ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि महाभारत में एक कथा है कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को मूर्छित कर दिया, तो क्योंकि वो उनके जवाब नहीं दे पाए, तो युधिष्ठिर खुद सरोवर पे आए और उन्होंने यक्ष के सवालों का जवाब दिया। तो यक्ष ने एक सवाल, कई सवालों में ये पूछा कि वो ऐसी कौन सी बात है जो सत्य है पर लोग उसको हमेशा झूठ मानते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो लोग देखते हैं कि दूसरे लोग मर रहे हैं, पर वो ये कभी नहीं मानता है कि उसको भी मरना है। तो हमें लाइफ में ये जानना होगा कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उसी लिमिटेड टाइम में हमें अपना काम करना होता है। तो अगर हमें अपने टाइम को मैनेज करना है तो हमें मेंटल ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब हमारे मनस का हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर हमारा मन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो हम इसको कर सकते हैं। तो जिसको हम मन कहते हैं सामान्य भाषा में, उसे योग की भाषा में मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त, बुद्धि और अहंकार, 3 भागों में बेसिकली बांटा गया है। और ये जो मन है, मन में कई तरह के विकार होते हैं और हमेशा एक जैसा मन नहीं रहता है। तो जो मन के क्लेश हैं वो पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया है अविद्या एक सबसे बड़ा क्लेश है, क्योंकि हम चीज़ों को उतना नहीं जानते हैं और ये अविद्या ही है जो हमें भ्रम में रखती है। दूसरा है अस्मिता। जब हम एक का दर्शन नहीं कर पाते हैं, सभी दूर और अलग अलग सबको मानते हैं, तो उसको अस्मिता कहते हैं। तीसरा जो क्लेश है वो है राग। जब हम हमेशा सुख की कामना करते हैं और ख़ासतौर से किसी दूसरे से सुख की कामना करते हैं, किसी दूसरी चीज़ से सुख की कामना करते हैं, तो उसको राग कहते हैं। और जब ये राग पूरा नहीं होता है तो अगला क्लेश होता है द्वेष। तो हम फिर उनसे द्वेष करने लगते हैं। अगर कोई हमारी इच्छा पूर्ति में बाधक बनता है तो वो हमारा शत्रु है, उसको हम द्वेष करते हैं। और आखिरी जो 5वां चित्त का क्लेश है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब ये है कि जो स्वरस में ही आरूढ़ रहता है, जो अपने में ही स्थित रहता है, या जो जहाँ पहले रहा है दूसरे स्थान पर रहा है, तो उसके प्रति जो ममत्व होता है उसको अभिनिवेश के रूप में बताया जाता है। तो ये जो चित्त की अवस्थाएं हैं, जो क्लेश हैं, इन क्लेशों के कारण ही हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। तो अगर हम अपने चित्त को, मन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। और मन को ऑर्गेनाइज करने का जो सनातन धर्म में तरीका है वो है मेडिटेशन, ध्यान। इसके कई तरीके हैं जो अपनी आप वृत्ति के हिसाब से या अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने तरीके का ध्यान चुन सकते हैं और आप मेंटल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
दूसरी जो चीज़ है वो है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर हमारा शरीर कमज़ोर होगा, हमारा शरीर रुग्ण होगा, काम के लायक नहीं होगा, व्याधिग्रस्त होगा, तो हम उतने अच्छे अपने काम को नहीं कर सकते, अपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो योग में इसके चित्त के अंतराय हैं, जो व्यवधान पैदा होते हैं, वो कितने तरह के हैं। तो उसमें व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, ये इस तरह के जो चित्त के व्याधियां हैं, इनकी वजह से भी हम लोग बहुत सारा जो अपना शारीरिक फिजिकल मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर एक तरीके की मशीन है। जिस तरह आपके पास कंप्यूटर होता है या आपके पास मोटरसाइकिल या कार होती है, उसको आपको नियमित मेंटेन करना पड़ता है, उसी तरह ये शरीर भी हमारा एक मशीन है और हमें इसको नियमित रूप से मेंटेन करना चाहिए। तो जितने अच्छे हम फिजिकल बॉडी को मेंटेन करेंगे, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हम खान पान, सोना, जागना सब कुछ करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रखेंगे, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और हम अपने टाइम को भी बेहतर उपयोग में ला सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है प्रायोरिटाइजेशन। देखिए, हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, पर हमें प्राथमिकता निर्धारित करना होगी कि हम क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। वो लाइफ में सफल होना चाहते हैं, पर किस फील्ड में सफल होंगे, कैसे सफल होंगे, उसके लिए कौन सी स्किल की ज़रूरत है, ये वो हमेशा बदलते रहते हैं। और इसकी वजह से जब प्रायोरिटीज़ तय नहीं होती हैं तो पूरा समय नष्ट हो जाता है और हम किसी एक चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने मन को, अपने प्रकृति को थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको पता होगा कि आपको एक चीज़ ऐसी लगेगी जिसमें आपकी स्वाभाविक रुचि है, जिसको करने के लिए आपका मन स्वाभाविक रूप से आगे आता है। चाहे वो खेल हो सकता है, वो लेखन हो सकता है, वो यूट्यूब बनाना हो सकता है, या वो संगीत हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पैसा कमाना हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, लोगों से मिलना हो सकता है, पॉलिटिक्स में जाना हो सकता है। तो ये जिसमें आप स्वाभाविक रूप से जिस काम को करना चाहें, उसको अगर आप अपना कैरियर बनाएंगे तो निश्चित ही आपकी प्रायोरिटी वैसी होगी जो आपकी प्रकृति के अनुरूप होगी और आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है उस क्षेत्र में। आप जितने भी सफल लोगों के नाम जानते हैं, उनको याद करिए और देखिए कि वो एक ही क्षेत्र में सफल हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक से अधिक क्षेत्रों में सफल होते हैं। तो जब आप अपनी प्राथमिकता तय कर लेते हैं, तो फिर अगली चीज़ आती है गोल सेटिंग की, कि आपको गोल तय करना पड़ेंगे, अपने लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। और मेरा ऐसा सुझाव है कि पूरी साल का लक्ष्य ना बना के, अगर आप प्रतिदिन का लक्ष्य बनाते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि क्या आपको अचीव करना है, तो जब आप प्रतिदिन का लक्ष्य बनाते हैं तो बहुत छोटा लक्ष्य होता है और आप उसको अचीव कर सकते हैं। पर जब आप बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं तो वो अचीवेबल नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर जब हम लक्ष्य तय कर लेते हैं तो हमें लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, हमें टीम बनाना पड़ती है। कई बार हमारा लक्ष्य बड़ा लक्ष्य होता है और हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ख़ासतौर से जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की प्राथमिकता और लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, और कई बार जो आपके मैनेजमेंट होता है वो आपके लिए प्राथमिकता और लक्ष्य निर्धारित करता है। सरकार में जो सरकारी नीतियां हैं उनसे आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। तो फिर आप दूसरे लोगों से, अपनी टीम से कोलैबोरेट करते हैं, उनसे समन्वय बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनको आप बातचीत करते हैं कि कैसे इसको करना है, और फिर आप इसको शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, और टास्क मैनेजमेंट करते हैं कि हर टास्क को कितने समय में आपको पूरा करना है। आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं कि आपकी टीम में कौन कौन किस तरह का काम करेगा।
आप डेलीगेट करते हैं, दूसरे लोगों को आप कुछ काम देते हैं और उनको एम्पावर करते हैं कि वो आपके इस काम को करें। और इस सब में क्या होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि जब आप जितनी बड़ी टीम के साथ डिपेंड होते हैं, बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, बहुत सारे लोगों पर निर्भर करने से स्ट्रेस, हमें तनाव बहुत होता है, क्योंकि सब लोग आपके हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, हमें तनाव नहीं लेना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने जो हमारा शांति है, मन की शांति है, वो कैसे बनाए रख सकते हैं। यहाँ फिर से मैं आपसे बात करूँगा कि जो सनातन धर्म है उसमें जो यौगिक क्रियाएं हैं और ख़ास तौर से जो ध्यान लगाने की, मेडिटेशन की तरह तरह की विधियाँ हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत कारगर होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ काम आती हैं। अगली चीज़ होती है कि हम सोचते हैं हम मल्टीटास्कर हैं, हम एक बार में कई काम कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपका जो दिमाग है वो केवल एक ही बात पे एक समय में ध्यान दे सकता है, पर वो बात इतनी तेज़ी से अंदर बदलती है कि हमें क्रम से ही लगने लगता है कि हम कई चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर क्षण में, सेकंड में आप एक ही चीज़ सोचते हैं और दूसरी चीज़ से आपका ध्यान हट जाता है। तो हमेशा मल्टीटास्कर मत बनिए, एट ए टाइम एक टास्क आप लीजिए, इससे आपका टाइम बचेगा और आप उसको कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, इफ़िशियंसी को बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, काम करते हैं, उसी तरह से आपका इफ़िशियंसी, आपकी क्षमता बढ़ती है। केवल सोचने से, पढ़ने से या नॉलेज रखने से नहीं होगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको इसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, या आप रोज़ उस काम को करते जाएंगे तो ये आपको मदद होगी अपनी इफ़िशियंसी बढ़ाने में। फिर आप जो है कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी लाइफ का, और आप जहाँ काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को आप समझिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जितनी क्लियरली आप ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, अपनी ज़िंदगी को समझेंगे, उतनी तेज़ी से आप काम कर पाएंगे। तो आप कामों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1 कि जो अर्जेंट काम है और आपको ही करना है। नंबर 2 कि जो अर्जेंट काम है और आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। और नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट हैं पर कुछ देर बाद आप उनको करेंगे। तो ऐसे जब आप इन कामों को बांट के शेड्यूलिंग करते हैं और इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपका काम बहुत आसान होता है। और अभी आप देखें टाइम मैनेजमेंट के लिए जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसमें बहुत सारे टूल्स हैं। उसमें कैलेंडर है, टू डू लिस्ट है, टाइम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मॉनिटरिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन सब का अगर आप उपयोग करते हैं, जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, और डिफरेंट जो ऐप्स हैं, उनका उपयोग अगर आप अपनी इफ़िशियंसी बढ़ाने में, अपनी स्किल अपग्रेड करने में और अपने टाइम मैनेजमेंट में करते हैं, तो आज के ज़माने में जितनी सुविधाएं हैं इतनी पहले कभी नहीं थी। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग जितनी इफ़िशियंटली इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं वो उतने ही समय में ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेते हैं, और दूसरे लोग उतना ही टाइम होने में उससे कम चीज़ें अचीव कर पाते हैं। और जब आप अचीव नहीं कर पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, तो आप न केवल लूजर्स कहलाते हैं, बल्कि आपका अपने दृष्टि में, अपने परिवार की दृष्टि में और समाज की दृष्टि में भी आप अपमानित महसूस करते हैं, आपका महत्व घट जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप रिलेवेंट रहें और अपने टाइम को मैनेज करें। इसी तरह की सॉफ्ट स्किल्स ईफसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु पर और सिखाई जा रही हैं। तो जो लोग अपनी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं वो कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।